नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज पहले बावल क्षेत्र में 7A लागू होने की बड़ी खबर और इसके बाद हम बताएंगे कि अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनियों के विकसित होने का पूरा खेल क्या है, कौन कौन लोग इसमें मोटी काली कमाई करते हैं और पूरा खेल किस तरह चलता है। सरकार चाहे तो कैसे यह काला खेल सफेद हो सकता है। दोस्तों, 8 दिसंबर को यह सूचना आई है कि बावल क्षेत्र में भी 7A लागू कर दी गई है। इससे पूर्व रेवाड़ी शहर के अर्बन एरिया में यह धारा लागू थी। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि 7A है क्या। इसका सीधा सा जवाब है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की बनाई नियमावली की एक धारा है। सरकार ने सुनियोजित विकास के लिए टाउन एंड कंट्री विभाग यानी नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग बनाया हुआ है। इस विभाग ने छोटे प्लाटों की बिक्री हतोत्साहित करने के लिए नियम बनाए हुए हैं। इन्हीं नियमों में से एक है 7A। इस धारा के अनुसार अगर किसी को 1 एकड़ से कम जमीन बेचनी है तो डीटीपी कार्यालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह कार्यालय देखेगा कि जमीन की बिक्री अवैध कॉलोनी विकसित करने के लिए तो नहीं की जा रही है। कुल मिलाकर इस नियम को लागू करके अवैध कॉलोनी का विकास रोकने के लिए जमीन के छोटे टुकड़ों में तहसील से सीधे रजिस्ट्री को रोकना है। आप अपनी स्क्रीन पर सरकार के बावल के बारे में प्रकाशित अधिसूचना देख सकते हैं। आप गांवों के नाम अपने स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। इस अधिसूचना के अनुसार जिन गांवों में यह अधिसूचना लागू हुई है उनके नाम हैं ठोठवाल, दानालमपुर, बुढ़ला, आसाका, भाड़ावास, अकबरपुर, सालावास, संगवाड़ी, काठुआस, लालपुर, भवाड़ी, मंगलेश्वर, इब्राहिमपुर, ढयोडई, कसोली, मोहम्मदपुर, आसरा का माजरा, बहरामपुर भंडकी, बावल, नांगल शहबाजपुर, नंगली परसापुर, तिहाड़ा, ओढ़ी, रसियावास, खेड़ी दरचाना, जयसिंहपुर, मोहनपुर, चांदुआस, नांगल उगरा, रघुनाथपुर, जैतपुर, दरचाना, गुजरीवास, सुठानी, बरखापुर, कसोला, ढाणी सुठानी, नंगली गोधा, लादवास गुजर, माजरी दूधा, पाथुहेड़ा, सुठाना, जलियावास, जलालपुर, नचाना, चिरहाड़ा, बनीपुर, रुद, कालडावास, हरचंदपुर, खेड़ा मुरार, खड़खड़ी, रायपुर, जैतड़ावास, सांजरपुर, रामसिंहपुरा, खेड़ी डालू सिंह, आनंदपुर, केशवपुर, शाहपुर, शेखपुर, नांगल तेजू, भगवानपुर, दुल्हेड़ा कला, दुल्हेड़ा खुर्द, साबन, आसलवास और करनावास शामिल है। दोस्तों, यह थी बावल की कहानी। रेवाड़ी व कोसली में पहले से ही अर्बन एरिया में शामिल गांवों में 7A लागू है। अब बात करते हैं अवैध कॉलोनी के विकसित होने के खेल की। आखिर सरकार जो उपाय करती है उसके बाद भी कैसे हजारों अवैध कॉलोनियां पनप चुकी हैं। दोस्तों, आपने शराब के नुकसान का विज्ञापन देखा होगा। कुछ राज्यों में मद्य निषेध निदेशालय के बारे में भी सुना होगा। सरकार एक ओर शराब बिकवाती है और दूसरी ओर सरकार का ही एक निदेशालय शराब के नुकसान बताकर उससे बचने का ज्ञान देता रहा है। कुछ यही हाल नगर एवं ग्राम नियोजन यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की है। शहरों व गांवों के सुनियोजित विकास के लिए यह विभाग गठित किया गया है, लेकिन यही विभाग बाद में उन कॉलोनियों को नियमित करने का काम करता है। जब अवैध कॉलोनियां बस चुकी होती हैं, पहले तोड़फोड़ करना और फिर उन कॉलोनियों को नियमित करना। आज हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर हरियाणा में किस तरह हजारों कॉलोनियां नियमित होती रही हैं, दशकों से अवैध प्लाटिंग क्यों होती रही है, इस पूरे मामले में सरकार का पूरा खेल क्या है वोट बैंक की राजनीति। हम इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वैसे तो अवैध कॉलोनी के पूरे गणित को समझने के लिए न तो सीबीआई जांच की जरूरत है और न ही किसी एसआईटी की। बस फील्ड में कुछ देर निकले, चंद लोगों से मुलाकात करें और मात्र 2 घंटे में पड़ताल पूरी हो जाएगी। जो अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले हैं वह सबसे पहले उस व्यक्ति की तलाश करते हैं जिसे जमीन बेचनी होती है। जरूरतमंद जब जमीन की बिक्री करना चाहता है तब उससे सबसे अच्छा भाव वही दे सकता है जिसे प्लाटिंग करनी होती है। शहरों व कस्बों के निकट आमतौर पर खेती करने के लिए जमीन नहीं खरीदी जाती है। प्लाटिंग करने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे लोग होते हैं जो छोटे बड़े फार्म हाउस बेचते हैं और दूसरे वे होते हैं जो छोटे बड़े प्लाट बेचते हैं। इस मामले में 2 स्तर के लोगों की मोटी कमाई होती है। पहली कमाई किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की हो जाती है। पहला स्तर होता है जमीन खरीद कर कागजों में आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर एक आवासीय कॉलोनी या फार्म हाउस कॉलोनी की कल्पना करना। कागजों में मैप तैयार करके वह थोक के भाव प्रॉपर्टी डीलरों को या कुछ निवेशकों को 4 या 8-10 प्लाट बेच देता है और
कुछ खुरदरा प्लाट भी बिक जाता है। खरीदी गई जमीन में कच्ची पक्की सड़क बना दी जाती है। जिसकी पहुंच होती है वह जुगाड़ करके अवैध कॉलोनी के निकट के किसी सरकारी रास्ते को भी पक्का करवा लेता है और सिविल लाइन भी बिछवा लेता है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से रजिस्ट्री की रोक पूरे क्षेत्र में नहीं है। धारा 7A से बाहर रजिस्ट्री करवाने में भी मुश्किल नहीं आती। किसान से जमीन खरीदने वाले ऐसे व्यक्ति सीधे किसान से भी उस व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करवा देते हैं जो प्लाट खरीदता है। ऐसे में जमीन खरीदने वालों का नाम भी कई बार सामने नहीं आता। वह दूर बैठकर मोटी कमाई करता है। दूसरा व्यक्ति या कहे निवेशक अथवा प्रॉपर्टी डीलर फुर्सत से अपने प्लाट काट कर बेचकर कमाई करता है। इसको पता होता है कि फला व्यक्ति की कॉलोनी के टूटने के चांस कम हैं, तो वह उस जगह का निवेश करने में रुचि दिखाते हैं जहां राजनीतिक संरक्षण वालों को निवेशक पसंद करते हैं। ये निवेशक बाद में एक एक प्लाट बेचकर पैसा कमाते हैं। दोस्तों, अवैध कॉलोनियां इसलिए भी पनपती हैं क्योंकि सरकार की ओर से स्वीकृत कॉलोनियों में रेट आसमान छू रहे हैं। दीनदयाल आवास योजनाएं बस नाम की दीनदयाल है, ये आम लोगों की पहुंच में नहीं है। इसलिए कम पूंजी के अधिकांश एंड यूजर यानी जिन्हें घर बनाकर रहना है, दीनदयाल आवास योजना से आधी से भी कम कीमत में भूखंड खरीदना पसंद करते हैं। उनका बजट भी इतना ही होता है। उन्हें जो व्यक्ति बना हुआ मकान न टूटने और कॉलोनी को पास यानी रेगुलर करवाने की मौखिक गारंटी देता है, उसका सौदा बाजार में तुरंत बिकता है। यह साख का असर होता है। इसमें कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं होता। एक अन्य कारण भी है। दीनदयाल जैसी कॉलोनियों के लिए न्यूनतम जमीन की शर्त होती है, जबकि अवैध कॉलोनियों में ऐसा कोई मानदंड नहीं होता। 1 एकड़ जमीन लेकर भी प्लाट काट दिए जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए। हमारा यह मानना है कि भूखंड चाहे बड़ा हो या छोटा, प्लाटों की खरीद व बिक्री कभी बंद नहीं होनी चाहिए। आप एक बात सोचिए, किसी व्यक्ति ने 10-15 साल पहले यह सोचकर 200 गज का प्लाट लिया था कि बेटी की शादी 100 गज का टुकड़ा बेचकर कर देंगे और 100 गज का कुछ और कर लेंगे। वह आज कहाँ जाएगा? निर्माण और जमीन की खरीद फरोख्त दोनों अलग विषय होने चाहिए। इसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए। कम से कम आज तक तो यह होना ही चाहिए था कि जिस साइज की रजिस्ट्री हो चुकी है वह तो उसी साइज में ही बेच दी जाए। इससे सरकार को नुकसान नहीं, फायदा होगा। उसकी बिक्री रोके रखकर सरकार क्या करना चाह रही है? दूसरे, सरकार को डीटीपी कार्यालयों को तानाशाही बनने से रोकना होगा। आज तक यह स्पष्ट नहीं है कि किस तारीख से पहले का मकान तोड़ा जा सकता है और किस तारीख के बाद का नहीं। इसका कोई स्पष्ट मैकेनिज्म नहीं है। नियम स्पष्ट न होने के कारण ही कुछ अधिकारी सौदेबाजी करते हैं। यहाँ हम पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं। इसका सरल उपाय यह है कि इसके लिए एक साथ चुपचाप बिना शोर मचाए ड्रोन मैपिंग करा दे। नई पुरानी कंस्ट्रक्शन का विवाद इससे खत्म हो जाएगा। मशीन झूठ नहीं बोलती। इससे पूर्व जोन भी फाइनल होने चाहिए। कहीं पर अगर कुछ सरकारी योजना का प्रस्ताव है तो उस जमीन मालिक से जमीन लेकर जमीन मालिक को बाजार भाव से 3-4 गुना मुआवजा दो। उस पर दोहरी मार क्यों डाली जाए? आप न उसका मकान या दुकान नियमित कर रहे हैं और न ही अधिग्रहण कर रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए। सुनियोजित विकास सुनियोजित करने के लिए भविष्य में कॉलोनियों को नियमित करते समय रास्ते का साइज बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे हिसाब से अवैध कॉलोनियों को यह खेल पूरी तरह नहीं रुकेगा, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो सुनियोजित विकास के साथ साथ नियंत्रित जरूर हो सकता है। नियम यह बनाए जाए कि किसी भी खेत में प्लाट कटेगा तो खेत के बीच का रास्ता कम से कम 40 फुट चौड़ा छोड़ा ही जाएगा और प्लाट काटना शुरू करते ही उस रास्ते का मालिकाना हक सरकार को देना होगा। इस रास्ते से निकलने वाले रास्ते बेशक 30 फुट के ही हों। इस रास्ते का संपर्क सेक्टरों के इंटरनल प्लाट से भी अपने आप हो जाएगा। यह सिस्टम लागू होना चाहिए। इससे किसान या जमीन मालिक नुकसान में नहीं बल्कि फायदे में रहेगा। आज जमीन मालिक को अथवा किसान को खुद प्लाट बेचने की अनुमति नहीं है, इसलिए इसका मुनाफा दूसरा खाता है। किसान को सीधे अनुमति हो तो यह नियम उन्हें फायदा पहुंचाएगा। हर जगह रजिस्ट्री करो, 2000 रुपए प्रति वर्ग गज का शुल्क लगाओ। किसानों की जेब में पैसा जाएगा, सरकार की जेब में पैसा जाएगा। आज तक भी तो तमाम कॉलोनियां वैध हुई हैं, जो विकसित होंगी वह भी आगे हो जाएंगी। कम से कम इस नियम से शहर तो बदसूरत नहीं होंगे।
अनाधिकृत कॉलोनियों के मामले में एक नियम लागू करना चाहिए। परिवार पहचान पत्र पर किसी व्यक्ति को अधिकतम 2 शहरों में अधिकतम 200 गज के 2 आवासीय भूखंड खरीदने की छूट हो। मकान बनाने वालों से निर्माण के समय यह शपथ पत्र ले लिया जाए कि जरूरत के समय सरकार को भूखंड दे दिया जाएगा। निर्माण की लागत का दावा नहीं किया जाएगा। सरकार भी यह वचन दे दे कि जिस किसी का बना हुआ घर या प्लाट अधिकृत किया जाएगा, उसके बदले में मालिक को उसकी प्रकृति का कॉमर्शियल हो तो कॉमर्शियल और आवासीय हो तो आवासीय 40 या 50% विकसित भूखंड दे दिया जाएगा। जो ऐसी कॉलोनी में 200 गज का एक भी प्लाट खरीदेगा, उसे बीपीएल से बाहर कर दिया जाएगा। इससे अमीर लोग गरीबों के नाम पर भूखंड नहीं खरीद पाएंगे। दोस्तों, सरकार ने कुछ वर्षों के दौरान जिन कॉलोनियों को पास किया है, उन्हें लेकर भी एक बड़ा फीडबैक सामने आ रहा है। सरकार ने जिन कॉलोनियों को पास किया है, उनकी सड़क की ओर या रास्ते की ओर जमीन नियमित नहीं की है। आप इसे ठीक से समझ ले। अगर कहीं पर डेवलपमेंट प्लान में 45 मीटर रोड दर्शाया गया है और मौजूदा रास्ता 20 मीटर या इससे कम या ज्यादा है, तो 45 मीटर के दायरे में आने वाले घर नियमित नहीं किए गए हैं। ये अन्यायपूर्ण है। सरकार को या तो डेवलपमेंट प्लान में रास्ते का साइज कम करने की संभावना तलाशनी चाहिए, या अगर रास्ता चौड़ा करना अनिवार्य ही हो तो इस जमीन को खरीदकर संबंधित मालिक को उसी नेचर की दूसरी जमीन दे देनी चाहिए। दोस्तों, एक बड़ी समस्या रिलीज लैंड की रजिस्ट्री को लेकर है। इसकी रजिस्ट्री अकारण बंद है। जब राज्य सरकार ने किसी क्षेत्र को अधिग्रहण प्रक्रिया से पूर्व निर्मित मानकर रिलीज कर दिया है, तब उस जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध क्यों लगाया हुआ है? सरकार यह भी कर सकती है कि फिलहाल रजिस्ट्री ओपन करे और जिस दिन सरकार को यह जमीन लेनी जरूरी हो, उस दिन मोल भाव करे या बदले में जमीन, मकान और दुकान दे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के स्तर पर भी बड़ी पहल होनी चाहिए। इस विभाग ने आज अधिकांश शहरों का डेवलपमेंट प्लान छुपाया हुआ है। पूरा प्लान या कंट्रोल एरिया वेबसाइट पर शो नहीं कर रहा है। उदाहरण के तौर पर रेवाड़ी का मास्टर प्लान जितना वेबसाइट पर दर्शाया हुआ है, उससे बाहर तोड़फोड़ होती रहती है। अब सवाल यह है कि लोगों को कैसे पता लगे, कब और कितना विस्तार हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पूरी चीजें वेबसाइट पर भी हो और इसके साथ ही पंचायत घर व सचिवालय सहित अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा भी की जाए, कुछ भी छुपाया न जाए। सुनियोजित विकास के लिए यह भी जरूरी है कि डेवलपमेंट प्लान के अनुसार सेक्टरों में सड़कें बननी चाहिए या बिल्डरों को सड़क की अनुमति होनी चाहिए। अब मजबूरी में एग्जिस्टिंग मार्ग तलाश करने पड़ रहे हैं। यह सिस्टम बंद होना चाहिए। दोस्तों, आपको अवैध कॉलोनी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।